जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज हम बात उस खबर पर करेंगे कि भारत और तालिबान के बीच में मुज़ाकरात हुए हैं। जी हां, ये बात लोगों ने इसका खंडन किया है, लेकिन बात कहीं हुई जरूर है। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने पत्रकारों को बताया कि हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे जो अफगानिस्तान के अंदर परिस्थितियां बन रही हैं अमेरिकी ट्रूप्स के वापस जाने के बाद। तो उन सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे जो अफगानिस्तान का भविष्य आगे आने वाले समय में लिखेंगे। इसका मतलब साफ था कि हम तालिबान से बात करने से भी गुरेज नहीं करते। पहले हम तालिबान को आतंकवादी संगठन मानते थे और हम उनके साथ कोई फॉर्मल बातचीत करना नहीं चाहते थे। आपको याद होगा कंधार का हाईजैक केस, और उसके अंदर तालिबान का रोल बहुत अहम था, तालिबान का रोल, और हम तालिबान को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। लेकिन वो थे तालिबान 2001 के। आज हम बात कर रहे हैं तालिबान 2021 के। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो क्या फर्क है वो हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल पिछले हफ्ते जब हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर कीनिया जा रहे थे, तो रास्ते में वो दोहा उतर गए और दोहा में उन्होंने कतर के जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके साथ अनशेड्यूल्ड मीटिंग की। उसकी बात बाहर निकली, जाहिर सी बात है, चर्चा होना लाजमी है, और ये बात सामने निकल के आई कि उनकी बात मुल्ला गनी बिरादर के साथ में दोहा में हुई है। मुल्ला गनी बिरादर एक बहुत इंपॉर्टेंट तालिबान लीडर हैं और उनका बहुत बड़ा रोल है इस नई तालिबान की जो शेप उभर के आ रही है उसको बनाने में। तो उसके साथ बातचीत की बात हुई है, लेकिन वो बात और है कि तालिबान ने भी उस चीज का खंडन किया है। अब इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल स्टेप उठाया है इंडिया ने। अगर वो तालिबान से बात करने की तैयारी कर रहा है या बात करनी शुरू कर दी है, तो मैं इसको बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल बात कहूंगा। देखिए, हमें फॉरेन पॉलिसी और हमारी डिफेंस पॉलिसी फिलॉसफिकल लेवल पर नहीं होनी चाहिए। ये हमारी बातचीत प्रैक्टिकल लेवल पर होनी चाहिए। फिलॉसफिकल इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी हिस्ट्री में जाएं, हम आजाद हुए, हमको यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट दी जा रही थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्होंने उस चीज से मना कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे बड़ा मुल्क चाइना है, उसके पास ज्यादा पॉपुलेशन है, आप उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दे दें। तो ये हमारा फिलॉसफिकल स्टांस था, और उसके चलते अभी क्या हुआ, हम आज तक उसको भुगत रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं दुनिया के मुल्कों से, और ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अंदर परमानेंट एक सीट हमारे लिए बनाई जाए और हमें दी जाए। तो हमें फिलॉसफिकल लेवल पर नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पर बात करनी चाहिए। और जो जयशंकर अभी कर रहे हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पर बात है। तालिबान एक हकीकत है और तालिबान को हमें बिल्कुल गले लगाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा वहां पर अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। $2 बिलियन का हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पर हो चुका है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और हम नहीं चाहते कि वो चीज पानी में बह जाए। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हमारा फुटप्रिंट कायम रहे, और वो कायम तभी रहेगा जब हम नई आने वाली हुकूमत, इसके क्यास लगाए जा रहे हैं कि शायद तालिबान वहां पर काबिज हो जाएगा, इसके चांसेस काफी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो जाहिर है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसी में है कि हम उनसे बात करें, और ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे जब चीजें और स्पष्ट होंगी तो हम इस चीज को सार्वजनिक भी करेंगे। लेकिन इससे पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को यह कतई पसंद नहीं है कि हिंदुस्तान का फुटप्रिंट अफगानिस्तान में रहे। पाकिस्तान के साथ भी तालिबान के रिलेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। तालिबान जो 1990 के दशक का था, वो पूरी तरह पाकिस्तान में ही बनाया गया था, पाकिस्तान में ही उसका निर्माण किया था, और उनका इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करी थी। लेकिन अभी वाले जो तालिबान हैं,
ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुल्ला उमर के डेथ हुई, उसको पाकिस्तान ने छुपाया काफी सालों तक, और जिस तरीके से उन्होंने जो लीडर्स के साथ में बिहेव किया, और जो भी अफगानी लीडर पाकिस्तान की बात नहीं मानता था या उससे थोड़ी मुख्तलिफ राय रखता था, उसको आईएसआई पकड़ के जेल में डाल देती थी। तो 2001 के बाद ये पाकिस्तान के अंदर ये लीडरशिप जरूर आके बैठ गई। क्वेटा शोरा बोलते हैं इसको, और रहबरी शोरा भी बोलते हैं, जिसका ये हमेशा खंडन करते रहे, अमेरिकन को बताते रहे, दुनिया को बताते रहे कि तालिबान लीडरशिप हमारे मुल्क में नहीं है। फिर 2010 में पाकिस्तानियों ने इस बात को तस्लीम किया कि हां, हमारे मुल्क में ये मौजूद है, और फिर इनकी धरपकड़ करनी शुरू कर दी। तो जो नई जो लीडरशिप है, ये पाकिस्तान की डबल गेम और इससे बिल्कुल नाखुश है। तो वो बड़ी प्रैक्टिकल लाइन लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान से मदद भी चाहिए, पाकिस्तान बॉर्डरिंग कंट्री है, पाकिस्तान से मदद किस चीज की चाहिए? उनको फुट सोल्जर्स चाहिए मदरसों से। खैबर पख्तूनवा से उन्होंने काफी सारे रिक्रूट किए हैं, पंजाब से उन्होंने रिक्रूट किए हैं। उनको हथियार चाहिए, उनको उनका जो ड्रग ट्रेड है जिसके थ्रू ये पैसे मुहैया कराते हैं, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान के फौजी जर्नलों का रोल है, पाकिस्तानी आईएसआई का रोल है। पाकिस्तानी आईएसआई और जर्नल भी उससे पैसा कमाते हैं, वो भी खुश हैं। साथ साथ वो पैसा कमाकर और तालिबान को देते हैं, तालिबान उससे लड़ाई लड़ रही है। तो ये यहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके आगे अगर पाकिस्तान उनको कंट्रोल करना चाहता है, तो जैसा मैंने कहा, 1990 के तालिबान और 2021 के तालिबान में बहुत फर्क है। वो क्यों फर्क है? जो अभी वहां पे जो इसके जो हेड है अमीर अकुनजादा, ये अफगानिस्तान के ही में पैदा हुए। अफगानिस्तान के अंदर ही इन्होंने मुजाहिदीनों के साथ रहे, और फिर जब तालिबान आए तो तालिबान के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पर थे, और इनफैक्ट तालिबान के सबसे ज्यादा फतवे जो हैं अकुनजादा के ही हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2001 के बाद जब अफगानिस्तान पे अमेरिकी फौजों ने हमला कर दिया, और वो वहां पर उन्होंने एक अलग गवर्नमेंट खड़ी कर दी, अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट, तो अकुनजादा ने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा, वो अफगानिस्तान, सदर्न अफगानिस्तान में ही रहे। वो बात और है कि वो क्वेटा शोरा के हेड है, लेकिन वो पाकिस्तान में जाकर बसे या बैठे ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रहे और पाकिस्तान के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस से परे रहे। और जो दूसरे जो मोहम्मद गनी बिरादर हैं, जो मुल्ला बिरादर है, जिनसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर जाके मिलके आए, इनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2010 में पाकिस्तानी आईएसआई ने इनको जेल में डाल दिया और 2018 में ही इनको जेल से रिहा किया है। और मुल्ला बिरादर की तरह ऐसे और भी लोग हैं, जैसे नूरुल्लाह नूरी, ये ग्वांटानामो बे से आए और ये भी एक इंडिपेंडेंट ख्याल के एक तालिबान लीडर हैं। फिर मुल्ला यकूब हैं, मुल्ला ओमार के साहबजादे हैं, ये भी पाकिस्तान से इतने खुश नहीं हैं। तो ये सारे जो लीडर्स हैं, ये पाकिस्तान से ज्यादा उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये अलग सोच रखते हैं। अब ये अलग सोच क्यों रखते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 1990 के दशक में जब ये काबिज हुए थे, तब इनका सिर्फ एक मकसद था कि जो मुजाहिदीन अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं उनको हटा दिया जाए, और जो भी सोवियत बैक्ड सरकार है अफगानिस्तान में उसको खत्म कर दिया जाए। नजीबुल्लाह की सरकार को खत्म किया, उनको तो बल्कि चौराहे पर फांसी भी चढ़ा दिया था। तो और एक शरिया बेस्ड उन्होंने एमिरेट क्रिएट किया, जिसको पूरी दुनिया ने नकार दिया, किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया एक्सेप्ट कतर, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। तो अब ये नहीं चाहते, अब ये चाहते हैं, अब ये नए तालिबान 0.2 ये चाहता है कि पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट करे। वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो पिछली बार की तरह उनको एक आतंकवादी संगठन के तौर पर देखा जाए। वो चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव वहां पर अफगानिस्तान खड़ा करें उनकी देखरेख में, और उसलिए वो सारी दुनिया से बात कर रहे हैं। वो रशिया से भी बात कर रहे हैं, वो चाइना से भी कर रहे हैं, अमेरिका से तो कर ही रहे हैं, फ्रांस के साथ, टर्की के साथ, और अब बातें आ रही हैं हिंदुस्तान के साथ भी। अब हिंदुस्तान का काफी सारा
वहां पर पैसा लगा हुआ है। तालिबान नहीं चाहता कि वहां का जो भी हिंदुस्तान ने काम करे हैं, कहते हैं 36 प्रोविंसेस के अंदर वहां पर हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि ये चीज बर्बाद हो। अगर तालिबान अपना फुटप्रिंट बड़ा रखते हैं फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, तो पाकिस्तान की पकड़ उतनी कमजोर हो जाएगी, पाकिस्तान की जर्नैलों की उतनी नहीं चलेगी, जो ब्लैकमेल करके और वो जो काम करवाते थे वो नहीं करवा पाएंगे। यानी कि तालिबान एक इंडिपेंडेंट एंटिटी उभर के निकलेगा। तालिबान के अंदर एक किस्म का गुस्सा भी है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फेंसिंग करी है ड्यूरेंट लाइन की, वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। और तालिबान जो कि ज्यादातर पख्तून है, उनका मानना है कि जो पख्तून लोग हैं उनको ये डिवाइड करती है ये लाइन। तो कहीं ना कहीं नाखुश है। पाकिस्तान के अंदर पख्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी चल रहा है, तो ये सारा एक सेंटिमेंट बिल्ड करता है विच इज अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन अभी फिलहाल तालिबान की मजबूरी पाकिस्तान है, तो वो एक अलग मसला है। तो इंडिया से वो चाहेगा कि इंडिया के साथ में वो बना के रखे। अब दूसरी मजबूरी तालिबान की ये हो जाती है कि तालिबान के अंदर जो पूरी फंडिंग है वो आ रही है अफीम और ड्रग्स की ट्रेड से, इलीगल ट्रेड से। अब ये जो इलीगल ट्रेड होता है सदर्न अफगानिस्तान के अंदर, जो इसकी खेती होती है, अफीम निकलती है और उसके बाद में वो पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान से आईएसआई और फौजी जर्नैल जो हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे स्मगलर्स का जो पूरा नेटवर्क है, उसकी मदद से पूरी दुनिया में इसको बेचते हैं। जो पैसा आता है थोड़ा खुद खाते हैं, फिर तालिबान को देते हैं, और तालिबान उससे अपना पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला के ये लड़ाई लड़ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जब और अगर तालिबान काबुल पर काबिज होते हैं तो वो ये ट्रेड को बंद करवाएंगे, और ये जो पॉपी कल्टीवेशन होती है और जो इसके जो हब्स हैं सदर्न अफगानिस्तान में, उसको खत्म करेंगे। वो इसलिए खत्म करेंगे कि बहुत सारी लोकल मिलिशिया है और स्ट्रॉन्ग मैन है जो इस ट्रेड को काबू करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये तालिबान के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे अमल नहीं करते। ये तभी अमल करते हैं जब उनको लगता है कि उनका जो ट्रेड है, जो तिजारत है, ये जो खेती है, इसको अगर सपोर्ट मिल रहा है तभी वो उसकी हां में हां मिलाते हैं। और तालिबान नहीं चाहेगा कि उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज करे। इनफैक्ट ये जो लोग हैं इनके ऊपर पाकिस्तानियों का ज्यादा इंफ्लुएंस होगा, क्योंकि ये अफीम की खेती करते हैं और पाकिस्तानी जर्नैलों और आईएसआई की मदद से इसको बेचते हैं। तो पूरा ट्रेड का इकोसिस्टम पाकिस्तान से होकर गुजरता है, और इनकी जो पकड़ है वो पाकिस्तानी आईएसआई की इनके ऊपर ज्यादा अच्छी है। और ये तालिबान नहीं चाहेंगे कि उनके मुल्क में पाकिस्तान का कोई इंटरफेरेंस हो। अगर वो नहीं चाहेंगे और इनको कमजोर करना है, ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है इस ट्रेड के, तो उसको बाकी दुनिया की मदद की जरूरत पड़ेगी। और वो बाकी दुनिया की मदद के अंदर हिंदुस्तान सबसे नजदीक है जहां से मदद मिलेगी। हम बहुत सारी किस्म की मदद दे सकते हैं। वही मदद जो अभी हम अफगानिस्तान की सरकार को दे रहे हैं, यही मदद हम तालिबान को देने लगेंगे। तो जो अगर तालिबान भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं और हम भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि हम इस चीज को सपोर्ट करें, और हम फिलोसफिक कल डिसबिलीफ और बिलीफ में ना रहें कि जो पुराना गांधीवादी और नेहरूवियन जो तौर तरीका था, हम उससे बाहर निकलकर और वल्लभ भाई पटेल के प्रैक्टिकल कदमों पर चलें और देश को एक प्रैक्टिकल राह पर रखें, और ये फालतू की बातों में हम अपना समय जाया ना करें। अब ये समय आ गया है कि तालिबान को हम आतंकवादी संगठन ना माने और प्रैक्टिकली उस चीज को देखें। तो ये थी मेरी छोटी सी एक पेशकश अबाउट तालिबान और हिंदुस्तान और तालिबान के बीच में मुज़ाकरात की खबरें। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा। आप जरूर इसको मित्रों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। जय हिंद।